गुड मॉर्निंग टू जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल। आज हमें अपना फोर्थ वीडियो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे उसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। हम बात कर रहे थे बोरॉन फैमिली के आयनाइजेशन एंथैल्पी की, जिसमें हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है दैट वन ऑफ योर ग्रुप 13 एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस दैन करस्पॉन्डिंग मेंबर ऑफ ग्रुप 2 दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। उसका रीजन हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। अब उसका आगे थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे ग्रुप 13 में हम जाते हैं, जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम नीचे ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिक्रीज नज़र आएगा इन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। सो देर इज यू फाइंड सम डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप नीचे जाते हो, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप 13 आप जैसे जैसे ग्रुप में जाते हो तो आपको देखेगा कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको नजर आएगी कि डिक्रीज हो रही है। इट गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम। बोरॉन से एल्यूमिनियम में वो डिक्रीज होती नजर आएगी। उसके बाद आपको देखिएगा कि अगेन फ्रॉम देर इज यू फाइंड दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी गैलीनियम की वो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेडली हायर है दैन एल्यूमिनियम। लेकिन जब आप गैलीनियम की बात करते हो तो गैलीनियम की थोड़ी सी जो डिक्रीज होनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि फ्रॉम टॉप टू बॉटम इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ऐसा हमारा एक जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक चीज नजर आएगी कि फ्रॉम गैलीनियम यू फाइंड दैट देर इज अ सम गैलीनियम की थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेडली हमारी थोड़ी सी लग रही है कि वो हायर है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में। अगर ऐसे करते जाते हो तो आप देखोगे कि ए जो है इसका डिक्रीज होता जा रहा है, तो हमारा एक्सपेक्ट था गैलीनियम का भी डिक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गैलीनियम का जो है यू फाइंड दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी थोड़ी हायर है एल्यूमिनियम से, ये ऐसा यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगेन फ्रॉम गैलीनियम से आप देखोगे कि इंडिनियम तक वो डिक्रीज हो रही है। मतलब आपको यहाँ पे फिर से गैलीनियम के आगे आप जाते हो तो यहाँ से आपको नजर आएगा कि गैलीनियम की जो है वो फिर से डिक्रीज हो गई। मतलब आप इस तरह से मिलेगा आपको, बोरॉन की ज़्यादा है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम की कम है गैलीनियम से। फिर से अब इंडियम की आप उसके बाद का जो एलिमेंट है दैट इज़ योर थैलियम, सॉरी इंडियम है, जिसकी आप देखोगे कि अगेन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, मतलब इसकी हायर है। फिर आप देखोगे कि इंडियम की जो है वाइल दैट ऑफ थैलियम, उसकी इंडियम के बाद जो थैलियम है उसकी मच हायर है, मतलब उसकी फिर से वापस हायर है दैन दैट वन एल्यूमिनियम से, बराबर है गैलीनियम इससे। मतलब आपको इस तरह का इरेगुलरिटी एक किसका नजर आएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का यहाँ पे नजर आएगा। मतलब इस तरह से आप देख रहे हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से लेके आप नीचे टॉप टू बॉटम ऐसे जाते हो, ऊपर से टॉप टू बॉटम नीचे ऐसे जा रहे हो तो आपको इस तरह से नजर आएगा कि एल्यूमिनियम तो डिक्रीज हो रही है लेकिन फिर से गैलीनियम की बढ़ रही है। फिर गैलीनियम की आपकी यहाँ पे हायर है, मतलब यहाँ से फिर गैलीनियम के बाद आप इंडियम जाते हो तो वापस डिक्रीज हो रही है। मतलब इस तरह से आपको नजर आएगा कि डिक्रीज हो रही है, मतलब फिर से इंडियम की ज़्यादा है, राइट। मीन्स अगेन इट इज़ डिक्रीज फ्रॉम गैलीनियम टू इंडियम, गैलीनियम से इंडियम वापस डिक्रीज हो रही है। मतलब इस तरह से आपको यहाँ बाद में वापस इंडियम से थैलियम की तरफ जाओगे तो आपको वापस ऐसा नजर आएगा इंडियम की डिक्रीज हो रही है और थैलियम की ज़्यादा है बाकी सभी की कंपेयरिंग में। अब ये सब जो चीज़ें हो रही है इसमें आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये सब इरेगुलरिटीज जो है मोस्टली इसका रीज़न जो है आपको नज़र आएगा कि दैट इज़ इनर्ट पेयर इफेक्ट, या फिर आप बोल सकते हो शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो। क्योंकि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम नीचे जा रहे हैं तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, और जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, इसलिए पुअर शील्डिंग इफेक्ट देने के कारण आप देखोगे कि दैट देयर इज अ यू फाइंड दैट एंड सो दे कांट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट देने के कारण न्यूक्लियर चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस नहीं करते हैं। इसलिए उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कई जगह पे जैसे आपने गैलीनियम का देखा इंक्रीज हो रहा है,
थैलेनियम का भी इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह का इरेगुलरिटी आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी एंड एफ एलिमेंट की वजह से नजर आ रहा है। इस तरह से इन ग्रुप 13 में आपको एक चीज नजर आई, दैट इन ग्रुप 13 यू फाइंड दैट बोरॉन हैव हाईएस्ट, बोरॉन की हाईएस्ट है आपकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि आपके इंडियम की सबसे लोएस्ट है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक जनरल स्टेटमेंट आपको यहाँ पे नजर आया। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात करेंगे हम कि किस तरह की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको बोरॉन फैमिली में नजर आएगी, दैट वी विल डिस्कस वन बाय वन। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं तो यहाँ पे एक चीज आपको नजर आती है, दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है आपके ग्रुप 13 की, इट यू फाइंड दैट these are mostly the electronegativity of group 13 elements are more than that group 2 elements। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब आप समझ पा रहे हो कि इट इज द मोस्टली एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, और टू फॉर्म एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो ग्रुप 13 की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो मोर देन, ये ज़्यादा है दैन ग्रुप 2, मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल की कंपेयरिंग में इसकी ज़्यादा है। ऐसे भी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जैसे जाते हो पीरियोडिक टेबल में, तो लेफ्ट साइड में आपका ग्रुप 2 है जबकि राइट साइड में आपका ग्रुप 13 है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपको पता ही है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग होती है, इसीलिए नेचुरली ग्रुप 13 की हायर ही आनी थी। इन ग्रुप 13 में आपको नजर आएगा कि जो ग्रुप 13 है उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है पहले डिक्रीज होती है फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम, एंड वापस आप देखोगे फर्स्ट डिक्रीजेस फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम एंड अगेन इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे ग्राउंड आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो इंक्रीज होती जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोरॉन से एल्यूमिनियम, बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ आपको डिक्रीज होती नजर आएगी। अब बोरॉन टू एल्यूमिनियम आपको पता है, मतलब बोरॉन, उसके बाद आपका एल्यूमिनियम आता है, इसके बाद हमने ऊपर ही देखा है गैलेनियम आएगा, उसके बाद आपका इंडियम आएगा, फिर थैलेनियम आएगा, बराबर है। ये आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट्स है। मतलब टॉप टू बॉटम आप बात करते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो आपको पता ही है दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम गोज ऑन डिक्रीजिंग। ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाते हो बोरॉन से तो आपको पता ही है दैट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग होती जाती है। अब यहाँ पे आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो इसका रीज़न भी बिल्कुल सिंपल है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर पहली बात करें तो आपका जेड इंक्रीज होता, मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। एवरी टाइम न्यू शेल या न्यू ऑर्बिट उसमें ऐड हो रहे हैं, बराबर है। इसलिए एटॉमिक साइज भी इसकी इंक्रीज होती नजर आएगी। एटॉमिक साइज भी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही। ऐसे ऐसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, एटॉमिक साइज नेचुरली इंक्रीज हो रहा है तो नेचुरली ये जो आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ जो है जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाएगी ये अट्रैक्शन आपका डिक्रीज होता नजर आएगा। और इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आपको ऐसे नजर आएगी दैट इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। और इस हिसाब से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आपकी डिक्रीज होती नजर आएगी। ये बिल्कुल सिंपल थिंग है जो आपको पहले से भी थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था, उसमें पता ही चल गया था कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज देर इज इंक्रीज इन द number of atomic number, so naturally and every time electrons are added in the new shell or orbits, so naturally atomic size goes on increasing. As atomic size goes on increasing, now you find that the attraction of the nucleus for the valence electron shell, it goes on decreasing also, so electronegativity decreases. लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल रेगुलर नहीं है कि बिल्कुल डिक्रीज ही होती जाएगा। जैसे हमने शील्डिंग इफेक्ट की बात की थी, मैंने आपको इसके पहले भी डिस्कस किया था, वही चीज़ यहाँ पे भी आपको नजर आएगी। क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो इसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एज एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड सो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन गोज ऑन यू कैन से डिक्रीजिंग, सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस। लेकिन
जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज हो रही है, सिर्फ गैलेनियम को छोड़ के, जैसे गैलेनियम इसके लिए बहुत एक एक्सेप्शनल केस है कि क्या हो रहा है, एज वी फाइंड दैट इन गैलेनियम जैसे जैसे आपकी साइज इंक्रीज हो रही है, एक्सेप्ट गैलेनियम को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज हो रहा है। लेकिन इस गैलेनियम में एक ऐसी चीज हो रही है, आपको नजर आएगी कि एक्सेप्ट इन गैलेनियम यू फाइंड दैट देयर इज सम एक्सेप्शनल केस। In gallium, you find that as the size goes on increasing, जैसे टॉप टू बॉटम, बट यहाँ पे इन गैलेनियम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता नजर आ रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, दैट न्यूक्लियर चार्ज इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। क्यों? बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ इनर DNA। इसका रीजन है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ऐसे आप देखो पुअर शील्डिंग क्या इफेक्ट है, ये शील्डिंग इफेक्ट जो आता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका? ऑफ D&F इलेक्ट्रॉन। ये शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है D और F जो ऑर्बिटल्स है, जिसके अंदर आपको पता ही है 10 और 14 इलेक्ट्रॉन समाने की क्षमता है। ये D और F ऑर्बिटल्स जो होते हैं बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, मतलब बहुत ही एक शील्ड या एक कर्टन तरीके से रहने का जो उनका काम होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो उस तरह का अपना पार्टिसिपेशन बहुत ही पुअर देते हैं। इसीलिए वो उस तरह का काम नहीं कर पाते, एक ढाल तरीके से नहीं रह पाते बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में, और वो पुअर इफेक्ट देते हैं। इसकी वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है गैलेनियम में, और इसकी वजह से आप देखोगे कि उसकी साइज इतनी इंक्रीज नहीं हो रही है। सो यू फाइंड अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम, यू फाइंड एल्यूमिनियम से थैलेनियम तक आप देखोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। मतलब बोरॉन से लेके एल्यूमिनियम तक वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन बाद में एल्यूमिनियम से लेके थैलेनियम तक वो थोड़ा सा आपको नजर आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन, यू फाइंड दैट इंक्रीजिंग, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दैट पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D&F इलेक्ट्रॉन। और वो होता है आपका गैलेनियम को छोड़ के बाकी इन सब में इस तरह से आपको नजर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी थी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है, दैट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हियर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उसके बारे में मैं बात करूंगी कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दीज आर, जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। हाउएवर दिस डिक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट एज रेगुलर एज इन बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे बात करूंगी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसकी बात मैं इस तरह से करूंगी कि यहाँ पे आप देखोगे कि मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उतना आपको नज़र नहीं आएगा जितना आपको डिक्रीज होना चाहिए। देखो, सो हियर इन ग्रुप दिस वन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यू फाइंड दैट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट किस तरह से होगा। तो दिस इज द न्यू थिंग्स यू हैव टू बी डिस्कस। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको डिक्रीज होता नजर आएगा। इसका रीज़न भी सिंपल है। अगर जनरली बात करें, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप जाते हो तो एटॉमिक नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। आपको पता ही है एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, बट वहाँ पे फिर से वापस आपको देखेगा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा जैसे होना चाहिए एक अट्रैक्शन न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति, इसमें भी इरेगुलरिटी नज़र आती है। इसीलिए इतना न होने के कारण साइज भी बड़ी होती जाती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता जाता है, लेकिन इतना ही रेगुलर डिक्रीज आपको बॉइलिंग पॉइंट में नज़र नहीं आता। बोरॉन जो है वो नॉन मेटालिक है नेचर में, बराबर है। नॉन मेटालिक होने के कारण आपको पता ही है। और दूसरी चीज, बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्लैक इन सॉलिड। आपका जो बोरॉन है
बोरॉन जो होता है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, टॉप टू बॉटम बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो है आपके डिक्रीज हो गए, लेकिन ये भी रेगुलर नहीं है। एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि यहाँ पे भी थोड़ी सी बात है, बोरॉन उसमें अलग पड़ता है। बोरॉन की बात करें तो बोरॉन इज़, यू फाइंड दैट नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है इसका नेचर, और एक्सट्रीमली हार्ड है, बहुत ही हार्ड है, एक्सट्रीमली हार्ड है। और ब्लैक आप देखोगे दैट इट इज़ ब्लैक कलर का एक सॉलिड है, एक्सट्रीमली हार्ड है और ब्लैक कलर का सॉलिड है। इसकी वजह से इट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस, इसका जो क्रिस्टलाइन लैटिस है वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इट हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए बोरॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है, क्योंकि एक्सट्रीमली हार्ड होने के कारण उसका क्रिस्टल बहुत हार्ड आएगा। बाकी सभी जो मेंबर्स है वो सॉफ्ट है और उनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, इसलिए उसको ज़्यादा ये नहीं आती है मेल्टिंग पॉइंट, और इसका हो गया। और बहुत सारे तो आपको लिक्विड स्टेट में भी नज़र आएंगे, जो बोरॉन है आपका सॉलिड में है, बाकी सभी के सॉफ्ट है, और कभी बहुत सारे लिक्विड स्टेट में भी नज़र आते हैं। जैसे गैलेनियम है जो ज़्यादातर समर में देखोगे तो लिक्विड स्टेट में नज़र आएगा, जिसका आप देखोगे कि बहुत ही कम है, देखो ज़्यादातर मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन इतना कम उसका आता है, समर में वो लिक्विड स्टेट में भी नज़र आता है। अब बात करते हैं बोरॉन की हाई बॉइलिंग पॉइंट है। बोरॉन जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, वो लगभग 2676 केल्विन जितना है, जो उसको यूजफुल मटेरियल बनाता है फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर। ये बोरॉन का जो हाई बॉइलिंग पॉइंट है 2676 केल्विन, ये इसको यूजफुल बनाता है टू मेजर द हाई टेम्परेचर, इसके लिए उसको ज़्यादा बनाता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर की बात हम करेंगे, क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ड्यू टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है दैट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर हमने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी आती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है इट इज़ द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलेंगे या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोल सकते हैं आप। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एलिमेंट्स हैव अ जस्ट नॉट एफिनिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन, इट लाइक टू बी लॉस द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज कटायन। इसमें एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करना पसंद करता है और पॉजिटिव कटायन तरीके से रहना पसंद करेगा। इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बोलेंगे। अब यहाँ पे ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ ग्रुप 13, देखो अगर आप बात करेंगे ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एंथैल्पीज, जो एलिमेंट है ग्रुप 13 के वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है अगर ग्रुप 2 से बात करें, उनकी कंपेयरिंग करें तो। आपको पता ही है अगर ग्रुप 2 और ग्रुप 13 इनकी कंपेयरिंग अगर मैं करूं तो आपको पता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बिकॉज इसको ग्रुप 13 को अपने इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन है, जबकि ग्रुप 2 को इलेक्ट्रॉन के प्रति कम है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज लेस दैन ग्रुप 2, मतलब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर लेस है दैन ग्रुप 2। इसका रीजन सिंपल है, एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, अट्रैक्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन is more in group 13 as compared to group 2, right, because nuclear charge goes on increasing, so its electropositive character goes on decreasing. अब top to bottom की बात करें, from top to the bottom you find that electropositive character increases। क्यों increase हो रहा है electropositive character? Because ionization enthalpy goes on decreasing. Ionization enthalpy goes on decreasing means electrons are easily lost, and so boron, which is non-metal and other are typical metals, you find that they have that one electropositive character। आपको पता ही है from top to bottom goes on increasing। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के बारे में भी हमारी बात हो गई। अब आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। तो क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, किस तरह से होता है, that I would like to explain you about that one by one। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, जितने भी एलिमेंट्स है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बारे में बात करेंगे।
all these elements. So next property is here oxidation state. तो आगे की बात आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, उसके बारे में देखेंगे. ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब आपको जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 13 के, दे ऑल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट +3. ग्रुप 13 जो है आपको, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आपको दिखाता है. ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन, द सम ऑफ इट फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई. आपको पता है बोरॉन की साइज बहुत स्मॉल है और उसके नेचुरली वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी सम बहुत ही हाई है. सो इट कैन नॉट फॉर्म +3 आयन्स एंड कैन फॉर्म ओनली कोवैलेंट कंपाउंड्स. आपको पता है बोरॉन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है और हाई होने के कारण बोरॉन जो है उसकी फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी इज वेरी हाई एंड सो इट कांट फॉर्म द +3 आयन्स. जैसे बोरॉन +3 आयन ऐसा नहीं बना सकता और इसीलिए वो ज़्यादातर आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता, क्योंकि आयन्स उसके बनने बहुत मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बहुत ही हाई है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हो रही है. तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हो बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ, तो यू फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम की भी आप देखोगे कि कंसिडरेबली डिक्रीजेस. जैसे बोरॉन की बहुत हाई थी, लेकिन एल्यूमिनियम की जो फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी है एल्यूमिनियम की, वो इट गोज ऑन डिक्रीजेस एंड इट फॉर्म इजीली एल्यूमिनियम +3 आयन. लेकिन एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम हैज़ दैट यू फाइंड दैट इन एल्यूमिनियम दैट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर आप बात करते हो तो यू फाइंड दैट इट्स फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज जो है वो बहुत डिक्रीज होती जाती है, कंसिडरेबल डिक्रीजेस होती है और एल्यूमिनियम इजीली +3 आयन बना सकता है. और फिर जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयन्स फॉर्म कर सकता है. अगेन यू फाइंड दैट जैसे टॉप टू बॉटम जाओगे तो जैसे जैसे आप साइज इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पे पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन देंगे. डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ता जाता है. जैसे जैसे बोरॉन से आप नीचे नीचे आते हो, एल्यूमिनियम, उसके बाद गैलेनियम, बराबर है इंडियम, फिर थैलेनियम, ऐसे आप नीचे नीचे जैसे जाते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे पुअर जो है आपका डी और एफ इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट आपको नजर आएगा. एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से व्हाट हैपन, द न्यूक्लियर जो है चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाता है एंड सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड इट होल्ड इलेक्ट्रॉन्स वेरी टाइटली एंड सो ओनली p ऑर्बिटल में इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग. इसीलिए न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है और वो न्यूक्लियस अपने वैलेंस जो उसका NS2 NP1 ये जो आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपका न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर चार्ज इट जस्ट टाइटली होल्ड द s ऑर्बिटल्स एंड ओनली p ऑर्बिटल्स कैन बी इन्वॉल्व इन द बॉन्डिंग. ये बहुत टाइटली उसको होल्ड कर देता है और सिर्फ NP जो है वो आपका बॉन्डिंग में इन्वॉल्व आएगा. तो इस तरह से ग्रुप 13 के जो है एलिमेंट्स ज़्यादातर आपको +3 तो दिखाएंगे, लेकिन वो कम उससे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाएंगे. उसमें से बोरॉन जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और दूसरे एलिमेंट्स जो है आपके अदर एलिमेंट्स मोस्टली आपको यू फाइंड दैट अदर एलिमेंट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. इसका रीज़न +1 क्यों दिखाता है, इसका रीज़न मैंने आपको अभी दे दिया. जैसे जैसे आप बोरॉन से नीचे फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप जाते हो तो आप देखोगे कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स का भी ऑर्बिटल्स का भी हो रहा है और डी और एफ ऑर्बिटल्स आपको पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं और इसकी वजह से न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है एंड दैट न्यूक्लियस होल्ड टाइटली द s ऑर्बिटल्स NS ऑर्बिटल एंड सो
देयर इज़ ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ p ऑर्बिटल्स इन द बॉन्डिंग, और दूसरे जो एलिमेंट्स है बोरान के बाद ज़्यादातर एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाते हैं Np1 का, और ज़्यादातर +1 ऑक्सीडेशन आपको दिखाते हैं। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोस्ट, आपको बताइए इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, इट इज़ मोर स्टेबल दैन +3, मोर स्टेबल स्टेट है। एज वी मूव फ्रॉम अल्यूमिनियम, फिर उसको देखोगे गैलेनियम, इंडियम और थैलिनियम, जैसे जैसे आप देखोगे इसमें ज़्यादातर +1 ऑक्सीडेशन 1 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है। थैंक यू।